हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ ओनली यूपीपीसीएस। फ्रेंड, आज हम लेकर आए हैं प्रैक्टिस सेट, जो कि प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है, जिसमें हम ज्योग्राफी और हिस्ट्री के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये यूपीपीएटी 2022 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जिन्हें आप पढ़ें और आपको काफ़ी जानकारियाँ मिलेंगी। फ्रेंड, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हो सके तो सब्सक्राइब भी करें। अगर आपके कोई सुझाव हों तो उन्हें हमें कमेंट के थ्रू आप बता सकते हैं। हम आपके सुझावों पर ध्यान देंगे। तो इस तरह से आइए हम आपका ज़्यादा समय न लेते हुए टॉपिक को शुरू करते हैं। तो प्रैक्टिस सेट 1 है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं। इसमें भूगोल और इतिहास के क्वेश्चन है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पूरे वीडियो की ये है कि आपको ट्रिक मिलेगी, जिसके द्वारा आप जो है पेपर को सॉल्व करेंगे। और ट्रिक की सबसे खास बात ये होती है फ्रेंड कि ये आपको काफ़ी समय तक ट्रिक द्वारा याद की गई चीज़ें दिमाग में रहती हैं, जिन्हें आप किसी भी समय रिकॉल कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन। पहला हमारा प्रश्न है, भारतवर्ष आकार में विश्व का है डैश डैश। तो 5वां स्थान है, छठा बड़ा देश है, 7वां बड़ा देश है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भारत 7वां बड़ा देश है विश्व का आकार में। तो भारत में 2.4% क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व का भारत के पास है, और जनसंख्या भारत की 7.5% जनसंख्या भारत में रहती है संपूर्ण विश्व का। तो इस तरह से 7वां स्थान है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं। तो ट्रिक है हमारी रुक चीनाबाई, जो कि एक ट्रिक है। इसमें हम लोग जानेंगे कि कैसे इन 7 देशों को याद करें, क्योंकि बार बार ये कन्फ्यूजन बना रहता है कि कौन सा पहले आता है, कौन सा बाद में आता है। तो ये ट्रिक है रुक चीनाबाई। रू से रूस हो गया, का से कनाडा हो गया, ची से चीना हो गया, आ से अमेरिका हो गया, बा से ब्राज़ील हो गया, आ से ऑस्ट्रेलिया हो गया, और लास्ट में आता है इंडिया। तो इस तरह से 7th पोजीशन पर आता है हमारा इंडिया एरिया वाइज। तो 7वें नंबर पर आता है भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कर्क रेखा संपूर्ण गोलार्ध है, और इसे 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं, जो कि पूरे गोलार्ध को 2 भागों में बांटती है। अगर हम इससे 23.5 डिग्री हम खींच देते हैं एक रेखा उत्तर की तरफ, तो इसे कर्क रेखा कहते हैं। और अगर इसे 23.5 डिग्री खींची जाती है रेखा, जिसे हम कहते हैं मकर रेखा। तो क्या है ये कर्क रेखा? क्या है कर्क रेखा? 23.5 डिग्री। कर्क रेखा क्या है? 23.5 डिग्री उत्तर कर्क रेखा। तो भारत में किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो उड़ीसा, झारखंड, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। तो ये झारखंड से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। आइए मैप वाइज इन्हें देख लेते हैं। तो गुजरात से ये शुरू होती है। गुजरात, कुछ भाग इसका राजस्थान पर, फिर मध्य प्रदेश आता है, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड के बाद आता है पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा आता है, और लास्ट में हमारा मिजोरम आता है। तो गुजरात से शुरू होकर मिजोरम तक, या कहें मिजोरम से शुरू होकर गुजरात तक। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा जाती है, जो भारत को बीच से 2 भागों में विभाजित करती है। अब इसे ट्रिक के थ्रू याद करते हैं। तो ट्रिक हमारी है मित्र पर गमछा झार। ये हमारी ट्रिक है। ट्रिक में मी से हो गया मिजोरम, त्रा से हो गया त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल हो गया, पा से, रा से राजस्थान हो गया, गा से गुजरात हो गया, मा से मध्य प्रदेश हो गया, छा से छत्तीसगढ़, और जा से झार। तो ट्रिक हमारी हुई मित्र पर गमछा झार। अगर इसे 2-3 बार आप पढ़ लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, भारतीय मानक समय की देशांतर किस नगर से होकर गुजरती है? तो ये इलाहाबाद के नैनी के पास से 82.5 डिग्री अक्षांश देशांतर रेखा जो है वो नैनी के पास गुजरात से, और नैनी के पास इलाहाबाद से होकर के गुजरती है। नेक्स्ट हमारा है, इसे ट्रिक के थ्रू देख लेते हैं। ट्रिक क्या है कि उत्तर में मधुमक्खी का छत्ता उड़ाया अंधे ने। उत्तर में मधुमक्खी का छत्ता, कोई अंधा है वो मधुमक्खी का छत्ता उड़ा देता है उत्तर में। तो आइए हम लोग देखते हैं ये 5 राज्य कौन कौन से हैं। भारतीय मानक रेखा 5 राज्यों से होकर के चलती है।
तो पहला है उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर आता है हमारा उड़ीसा और लास्ट में हम आता है आंध्र प्रदेश। तो इस तरह से 5 राज्यों से होकर के भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। तो इस तरह आगे बढ़ते हैं। भारत और पाकिस्तान की सीमा का निर्धारण किस रेखा के द्वारा किया गया है? तो आता है रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा से भारत और पाकिस्तान की सीमा का निर्धारण होता है। फिर आती है डूरंड लाइन। डूरंड लाइन से भारत और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा का निर्धारण होता है। फिर आता है हमारा बी मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा क्या है? मैकमोहन रेखा से क्या करते हैं हम? भारत और चीन की रेखा का निर्धारण होता है, सीमाओं का निर्धारण होता है मैकमोहन का। तो हम देखते हैं डूरंड रेखा से भारत अफगानिस्तान, डूरंड रेखा से क्या करते हैं? भारत और अफगानिस्तान का सीमा निर्धारण होता है। मैकमोहन रेखा से भारत और चीन की सीमाओं का निर्धारण होता है। रेड क्लिफ रेखा से हमारा क्या होता है? भारत और पाकिस्तान की सीमाओं का निर्धारण होता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है अरावली। अब अगर प्रश्न पूछा जाए कि नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है, भारत की नवीनतम पर्वत कौन सा है, तो हम लोग इसको बोलेंगे, ये जो आंसर होगा वो होगा हिमालय। हिमालय जो है नवीनतम पर्वत श्रेणी है। फिर हमारा आता है कि अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण कौन से हैं? तो अगर हम देखें, अगर आता है इसमें कि अवशिष्ट पर्वत क्या है? अवशिष्ट पर्वत का जो उदाहरण है वो है अरावली। और बलित पर्वत की अगर बात करें तो बलित पर्वत में आ जाता है हमारा हिमालय। हिमालय पर्वत को बलित पर्वत कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये अनाईमुड़ी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। फिर आगे बढ़ते हैं। नीलगिरी पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है? तो नीलगिरी पर्वतमाला तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु, केरल और केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु, 3 राज्यों में नीलगिरी पर्वतमाला फैली हुई है। और नीलगिरी पर्वतमाला क्या है? एक पर्वतीय गांठ है जो 3 राज्यों में फैली हुई है। यहाँ पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट प्लस पश्चिमी घाट का मिलान बिंदु है। जहाँ पर दोनों घाट आपस में मिलते हैं वहाँ पर एक घाट का निर्माण होता है, वो नीलगिरी पर्वत के पास होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गुरु शिखर पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है? तो गुरु शिखर पर्वत चोटी राजस्थान में स्थित है। यहाँ माउंट आबू में यहाँ पर एक जैन मंदिर भी है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? तो ये अरब सागर में स्थित है। यह एक प्रवाल द्वीप है। उसकी राजधानी कवरत्ती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैरन द्वीप कहाँ स्थित है? तो बैरन द्वीप कहाँ स्थित है? ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास स्थित है। फिर 10 डिग्री चैनल किसे पृथक करता है? तो 10 डिग्री चैनल पृथक करता है अंडमान और निकोबार द्वीप को अलग करता है 10 डिग्री चैनल। अब उसके बाद अगर आता है कि 8 डिग्री चैनल जो है वो किसे पृथक करता है? तो 8 डिग्री चैनल करता है पृथक लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करता है 8 डिग्री चैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। राम सेतु कहाँ से शुरू होता है? राम सेतु धनुषकोटी से शुरू होता है। यह UPPSC का क्वेश्चन है। फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है? तो समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है वो गुजरात का समुद्री तट है जो सबसे ज़्यादा लंबा है। अब ये आता है कितने राज्य तटरेखा से लगे हुए हैं? तो भारत के कितने राज्य जो है तटरेखा के किनारे बसे हुए हैं या लगे हुए हैं? तो भारत के 9 राज्य जो हैं वो तटरेखा से लगे हुए हैं। सबसे लंबी तटरेखा किसकी है? तो अभी हम लोगों ने जाना कि सबसे लंबी तटरेखा जो है वो गुजरात की है। आगे बढ़ते हैं। अब इसे हम लोग एक मैप के थ्रू देख लेते हैं। तो गुजरात आता है। गुजरात नंबर 1 गुजरात, नंबर 2 महाराष्ट्र, नंबर 3 गोवा, नंबर 4 कर्नाटक, नंबर 5 केरल, 6 पर आता है तमिलनाडु, 7 पर आता है आंध्र प्रदेश,
8 पर आता है ओडिशा और 9 पर आता है पश्चिम बंगाल। तो इस तरह 9 राज्य स्थित हैं। सबसे लंबी तटरेखा कौन किसकी है? तो ये गुजरात की है। और सबसे छोटी तटरेखा किसकी है? तो ये है गोवा राज्य की। सबसे छोटी तटरेखा है गोवा स्टेट की। तो आगे बढ़ते हैं हम। मेघालय का पठार भाग है। मेघालय का पठार किसका है? ये प्रायद्वीपीय खंड का भाग है मेघालय का पठार। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। अब हम लोग लेते हैं MCQs हिस्ट्री का। हिस्ट्री में आज का टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता को आज हम लोग लेते हैं हिस्ट्री के थ्रू। आगे बढ़ते हैं। इसका पहला क्वेश्चन हमारा है, इसमें पहला क्वेश्चन हमारा है मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा है? तो ये है जौ। सबसे पहले मनुष्य ने जौ का प्रयोग किया था। भीमबेटका की गुफा प्रसिद्ध है। तो अपनी शैल चित्र के लिए, गुफाओं के शैल चित्र के लिए भीमबेटका की गुफा प्रसिद्ध है। सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित थी। तो ये आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित थी। इसकी लिपि क्या थी? तो इसकी लिपि थी, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी चित्रात्मक, यानी कि चित्रात्मक लिपि थी जो आज तक पढ़ी गई नहीं जा सकी है। इसकी लिपि है चित्रात्मक। फिर आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य हमारा कहाँ से मिला है? तो ये हमारा मिला है हड़प्पा संस्कृति से। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो मूर्ति पूजा का आरंभ पूर्व आर्य यानी कि जो है सिंधु काल से ही माना गया है मूर्ति पूजा का आरंभ। आगे बढ़ते हैं। विशाल स्नानागार पुरातत्व स्थल से पाया गया है। तो विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो से पाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? सिंधु घाटी के लोग पशुपति की पूजा करते थे। आगे बढ़ते हैं। एक उन्नत जल प्रबंधन के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो ये धौलावीरा से मिले हैं। धौलावीरा कहाँ स्थित है? ये गुजरात में स्थित है धौलावीरा। यहाँ से मिले हैं उन्नत जल प्रबंधन के साक्ष्य। फिर आ गए हम अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। कपास की खेती का सर्वप्रथम कहाँ पर प्रारंभ हुआ था? तो ये भारत में प्रारंभ हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले कपास का उपयोग हुआ था। आगे बढ़ते हैं। पशुओं के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से नहीं प्राप्त हुए हैं। कौन से नहीं प्राप्त हुए हैं? इनमें से घोड़ा, हाथी, शेर तीनों प्राप्त हुए हैं, लेकिन गाय को सिंधु घाटी सभ्यता से नहीं प्राप्त हुई है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सही मिलान करना है? तो मांडा कहाँ है? जम्मू कश्मीर। दायमाबाद महाराष्ट्र में। कालीबंगा राजस्थान में। राखीगढ़ी हरियाणा में। उपयुक्त सभी, इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी सही है। मांडा जम्मू कश्मीर में है। दायमाबाद कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। जबकि ये दक्षिणी सिंधु घाटी सभ्यता का दक्षिणतम बिंदु है। फिर हमारा आता है कालीबंगा, ये राजस्थान में है और राखीगढ़ी हरियाणा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन सा नगर है जो किस नदी के किनारे स्थित है? तो निम्न में से कौन सा सही है? तो हड़प्पा रावी नदी के तट पर है। कालीबंगा घग्गर नदी के। रोपड़ सतलज नदी। लोथल भोगवा नदी। इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी सही है। फ्रेंड, इसको हमने इस तरह से इसलिए फ्रेम किया है प्रश्न को क्योंकि इसके साथ आपके एक साथ 3-4 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं, इसलिए इसे हमने किया है कम समय के लिए। निम्न में से किसका सुमेल सही नहीं है? तो लोथल गुजरात में है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है। कालीबंगा हरियाणा में है और रोपड़ पंजाब में है। तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? तो वो है कालीबंगा हरियाणा में नहीं, राजस्थान में है। आगे बढ़ते हैं। एक जुते हुए खेत की खोज कहाँ की गई थी? तो वो की गई थी कालीबंगा से। कहाँ से की गई थी? कालीबंगा से की गई थी जुते हुए खेत की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले जाते हैं। मृतकों का टीला किसे कहते हैं? तो इसे मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन हमारा आता है हड़प्पा सभ्यता में किस स्थान से जौ के साक्ष्य मिले हैं? तो ये बनावली एक स्थान है जहाँ से हड़प्पा में जौ के साक्ष्य मिले हैं। सिंधु सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो सिंधु सभ्यता का मुख्य व्यवसाय कृषि है। यहाँ पर कन्फ्यूजन होती है क्योंकि सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता है। तो हम लोग जब भी प्रश्न पूछा जाता है ज़्यादातर बच्चे व्यवसाय को इसका मुख्य व्यवसाय मान लेते हैं, लेकिन व्यापार को मान लेते हैं, लेकिन ये सही नहीं है। आयोग द्वारा एग्रीकल्चर को ही
इसका सही आंसर माना गया है। तो इसका सही आंसर है कृषि। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हड़प्पा सिंध सभ्यता में किस स्थान से 3 युगल समाधि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो ये प्राप्त हुए हैं चहूंदड़ों से। चहूंदड़ों से 3 युगल साक्ष्य मिले हैं सौ के। हड़प्पा सभ्यता में सामान्यतः मोहरें किसकी बनी होती हैं? तो ये सेलखड़ी की बनी होती हैं। मोहरें किसकी बनी होती है? सेलखड़ी के। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नगरीय हड़प्पा सभ्यता की जीवन शैली किस प्रकार की थी? तो ये ग्रामीण शैली थी। आगे बढ़ते हैं हम। पुरातत्वविदों ने हड़प्पा सभ्यता में हिंदू धर्म के देवताओं में से किसे आरंभिक देवता माना है? तो आरंभिक देवता शिव को माना है। पशुपति इनके आरंभिक देवता थे। आगे बढ़ इस तरह से फ्रेंड हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट किया। फ्रेंड आप सभी को हमारा पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फ्रेंड अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो आप इसे सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें। अगर आपके कोई सुझाव हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट के थ्रू बताएं। हम आपके कमेंट का इंतज़ार करते हैं। थैंक यू वेरी मच।